हेलो स्टूडेंट्स। तो परमाणु संरचना आज अपन नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 14, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया, आपने सॉल्व किया होगा। तो पहले अपन उस मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना, वो सॉल्व करने के लिए बोला था। तो अपन बोहर मॉडल की बात कर रहे थे, ठीक है, और बोहर मॉडल में जो एनर्जी टर्म्स थे वो अपन ने पढ़ लिए, और एनर्जी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बाद में, ठीक है ना, टॉपिक को तो अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में, ठीक है, जो मैंने आपको बोहर की गणनाएं हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उनकी बात अपन कर रहे थे, बोहर की गणनाएं। तो इनसे संबंधित जो कैलकुलेशंस थी वो उससे संबंधित प्रश्न अपन को यहाँ पर सॉल्व करने थे, ठीक है ना। त्रिज्या से रिलेटेड है, वेग से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है वो अपन को करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन आते हैं स्टेज फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने बिहाफ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जो लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप वो जो है वो मेरे से व्हाट्सएप से संपर्क करें, आपका डाउट जो है बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। तो आप जो है वो क्वेश्चन नंबर स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है कि एक परमाणु का नाभिक गोलाकार है, नाभिक की त्रिज्या जो है वो आपको Rn दे रखा है, R दे रखा है कितना 1.25 गुणा 10 की घात -13 गुणा 1 की घात कितनी 1/3, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम है, ये तो नाभिक की त्रिज्या है Rn, और Ra आपको दे रखा है कितना 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम में है, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में बदलो या दोनों को एंगस्ट्रॉम में बदलो। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, ये 10 की घात -10 मीटर हो गया, बराबर हो गया 10 की घात -8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या दे दी, नाभिक की त्रिज्या दे दी, फिर आपको बोला कि द्रव्यमान संख्या 64 है, यानी ए बराबर आपको दे दिया कितना 64। अगर ए 64 दे दिया है तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Rn इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻13, और ए की घात कितनी 64 की पावर कितनी दे दी 1/3, ठीक है। तो देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे, 64 की घात 1/3, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, ये कितना होता है 64 होता है, तो ये हो जाएगा 4, तो 1.25 गुणा 4 गुणा 10 की घात -13, और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये अपने पास उस नाभिक की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 0, 2, 8 और 2 10, 6.00 10⁻13 सेंटीमीटर, ये अपने पास उस नाभिक की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब आपको पूछा है कि नाभिक द्वारा परमाणु के आयतन का कितना भाग घेरा जाएगा। क्लियर, तो मतलब आपको ये पूछना चाहता है कि जैसे ये नाभिक है, ये पूरा परमाणु है, तो पूरे परमाणु में से ये नाभिक का भाग कितना है, इस नाभिक ने कितना भाग घेरा है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है कि पूरे परमाणु में से नाभिक का भाग कितना है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी Vn अपॉन Va, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, पूरे परमाणु के आयतन में से, वॉल्यूम ऑफ एटम में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है, ये चीज कंपेयर करनी है। तो अब परमाणु हो चाहे अपने पास नाभिक हो, दोनों के दोनों गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार होते हैं तो अपन 4/3, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऊपर तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और नीचे 4/3 पाई आर ए क्यूब, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो अपने पास आ जाएगा Rn क्यूब अपॉन आर ए क्यूब, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो Rn क्यूब अपॉन आर ए का क्यूब। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। Rn आपको दे रखा है कितना 6 गुणा 10 की घात -13, Ra आ गया कितना 10 की घात -8, और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। फिर इसके बाद में देखो जरा और कोई क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना, इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 स्टेज फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर अपना 31 देखें। क्वेश्चन नंबर है
31, ठीक है। तो 31 का आपको बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 4 में से 2 बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, ठीक है। यानी देखना 2 3 4 1 2 3 4, अब बोल रहा है कि इनमें से 4 में से कोई भी दो ले लो, चाहे पहला दूसरा ले लिया, पहला तीसरा, पहला चौथा या दूसरा या चौथा, तो किन्हीं भी दो की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 1:4 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि उन बोर कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर क्या होगा, तो R बराबर अपन बोलते हैं 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, यानी R समानुपाती होता है n स्क्वायर के, R1 बाई R2 इक्वल टू मैं बोल सकता हूं n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो R1 अपॉन R2 ये आपको दे रखा है कितना, 1:4, ठीक। अब n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर आ गया अपने पास 1:4, तो n1 बाय n2 बराबर 1/2 ये आ जाएगा, यानी n1 और n2 का रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो कौन कौन सी हो सकती है, या तो ये दोनों हो सकती है, ठीक है, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात भी 1/4 ही आएगा, या फिर इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना आएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक है। अब आपको इनकी ऊर्जा का अंतर पूछा है, तो पहली की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6, दूसरे की -3.4, दोनों का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 10.2। तीसरे की ऊर्जा कितनी होती है, तीसरे की ऊर्जा 1.51, चौथे की ऊर्जा 0.85, ठीक है। ये अपने पास ऊर्जाएं होती है। अब आपको जो है वो दूसरी और चौथी की ऊर्जा अगर मैं निकालूं तो 1.51 और 0.8 और ये 5, 11 में से 5 गया कितना बचा, 6, और 14 में से 8 गया कितना बचा, 6, तो 0.66, यानी इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतराल 0.66। ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में 0.66 तो कहीं है नहीं, ठीक है, कौन सा है, 10.2, इसका मतलब वो जरूर पहले और दूसरे की बात कर रहा है, 10.2, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 35 में केवल आपको n की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू आपको दे रखी है -34.84 किलो कैलोरी पर मोल, तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको n कैलकुलेट करना है E की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। 37 हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी और दूसरी कक्षा के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल सा काम है, देखो क्वेश्चन नंबर है 37, ठीक है। इसमें आपको पूछा तीसरी और दूसरी कक्षा के बीच की दूरी हाइड्रोजन परमाणु में, ये तीसरी हो गई, ये दूसरी हो गई, तो आपको क्या पूछा है, जैसे ये पहली, तो ये जो है वो डिस्टेंस आपको पूछी है। एक काम करते हैं अपन, दूसरी की त्रिज्या R2, तीसरी की त्रिज्या R3, तो R3 माइनस R2 कर दो, यही आपको पूछा गया है। और किसी भी त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या निकालनी हो तो कितनी होती है, 0.529, ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड, ये कोई भी त्रिज्या निकालने का तरीका अपने पास होता है। तो आपको जो है वो R3 माइनस R2 पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 37, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में जो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, या जो नहीं हुआ होगा, फिर देखो जरा, हाँ, एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 58 ये क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, ठीक है ना। अब इनमें जो है वो आपको पूछा हाइड्रोजन परमाणु, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहाँ होगी, आपको ये पूछा गया है। तो देखना जरा, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, एनर्जी की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ होगी। अब संक्रमण दे रखा है और आवश्यकता पूछी है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो ही एनर्जी की आवश्यकता होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो पहला बोल रहा है कि 1 से कहाँ गया, n बराबर 2 में गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो कहाँ है, n बराबर 2 से n बराबर 3 में। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है n बराबर अनंत से n बराबर 1 में, ठीक है। अब देखना जरा, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ तो उत्सर्जित ऊर्जा है, जबकि इसने पूछी है कि अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता, तो इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, अनंत से 1 में आ रहा है ये तो, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, आवश्यकता ऊर्जा की नहीं होगी। चौथा आपको दे रखा है n बराबर 3 से n बराबर 5 में, ठीक है ना। अब चेक करते हैं भाई, आपको क्या करना है, केवल इनका ऊर्जा अंतराल निकालना है। जैसे पहली और दूसरी का ऊर्जा अंतराल कितना होता है,
10.2 हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और जैसे जैसे अपन जो है उच्चतर कक्षाओं की तरफ चलते हैं, ये ऊर्जा अंतराल लगातार क्या होता रहता है, घटता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा अंतराल कहाँ होगा, पहले में ही होगा, तो यहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। क्लियर है बात। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कौन सा संक्रमण न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है ना, यह अभी अपन करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले कंसेप्ट अपन देख लेते हैं, आगे अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। फिर जो है वो आपको नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा, और कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपको क्या करना है, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन, ठीक है भाई, बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गई स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के बाद में स्टेज सेकंड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा स्टेज सेकंड, देखना स्टेज सेकंड, ठीक है। तो स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। शायद मैंने पहले बता भी दिया कि आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक 100 वाट का एक वर्णीय प्रकाश का बल्ब 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का पता है, ठीक है। पावर दे दी कितनी, 100 वाट, ठीक है। और आपको लैम्डा दे रखा कितना, 400 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो आपको पूछा है कि बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू NT HC अपॉन लैम्डा। खत्म बात। आपको NT पूछा है तो NT इज इक्वल टू आ जाएगा पावर इंटू लैम्डा अपॉन HC। तो पावर दे दी 100, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 400 गुणा 10⁻⁹, H का मान 6.6 गुणा 10⁻⁴, C का मान 3 गुणा 10⁸, इसको सॉल्व कर लो, यही अपना क्या है, फोटोन प्रति सेकंड है, ठीक है ना। सिंपल सा काम है, पहले सॉल्व करवा चुका हूं भाई ये, ठीक है। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 9 नंबर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे, लेकिन बहुत ही सिंपल सा काम है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब 9 नंबर जो है वो आपको ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 242 नैनोमीटर, यानी लैम्डा आपको दे रखा है कितना, 242 नैनोमीटर। क्लियर। फिर सोडियम परमाणु को आयनीकृत करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि इससे रिलेटेड जो फोटोन है, जितनी भी इसमें ऊर्जा, कुछ ऊर्जा होगी, तो ये ऊर्जा सोडियम परमाणु को आयन में बदलने के लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो सोडियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछी है, तो बोल रहा है कि इसको आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ नहीं है, आपको इस वेवलेंथ से रिलेटेड एनर्जी पूछी है। तो E बराबर क्या पूछा आपसे, HC अपॉन लैम्डा पूछा है, खत्म बात। एनर्जी पूछी है आपसे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको सोडियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछी है और बोल रहा है कि ये जो फोटोन है ये सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए पर्याप्त है। तो कुछ नहीं है कि इससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करवाना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो RH रेशियो RD रेशियो RT बराबर 1:1:1, आगे लिखा है एक ही कक्षा हेतु, है ना। तो देखो जरा कि R बराबर अपने पास होता है 0.529 N स्क्वायर बाय Z, ठीक है। अब बोल रहा है कि H का मतलब हाइड्रोजन, D का मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, समस्थानिक लगते हैं। और समस्थानिक जितने भी उनका Z क्या होता है, समान होता है। अगर Z समान होता है और ऑलरेडी बोल रखा है कि एक ही कक्षा के लिए, यानी n की वैल्यू ऑलरेडी समान दे रखी है, तो इसका मतलब n भी कांस्टेंट कर दिया, z भी कांस्टेंट कर दिया, दोनों कांस्टेंट कर दिया, तो r भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और r कांस्टेंट होगा तो तीनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। पहला सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा वो सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि J2 ऑफ हाइड्रोजन रेशियो J3 ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2:3, आगे लिख रखा है J कोणीय संवेग है। तो J जो है वो अपने पास होता है J इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। तो J का मान किस पर डिपेंड करता है भाई, N पर डिपेंड करता है। और N क्या है कि किस कक्षा के लिए निकाल रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो J जो है H अपॉन 2π तो कांस्टेंट है, तो N पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर N का मान 2, यहाँ N का मान 3, तो कितना आएगा, बिल्कुल 2:3 ही आएगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो तीसरा है कि E2 ऑफ H
E1 ऑफ हीलियम He प्लस इज इक्वल टू 1:2। ठीक करते हैं, सही है या नहीं है कि भाई हाइड्रोजन का दूसरी कक्षा में, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा की ऊर्जा अनुपात हीलियम की पहली कक्षा की ऊर्जा का अनुपात कितना है? 1:2। ये चीज मेरे को एनर्जी का जो फॉर्मूला है रेशियो वाला क्या बताया था भाई, E1/E2 इज इक्वल टू Z1²/Z2², और नीचे आ जाएगा N1², ऊपर चला जाएगा N2²। ये तरीका था अपने पास। तो ध्यान से देखना जरा, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, Z की वैल्यू तो 2 है लेकिन Z² करना है ना, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के लिए दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा का स्क्वायर कितना 4, और हीलियम की पहली कक्षा है, पहली कक्षा का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1:16 आ जाएगा। तीसरा गलत है ना, 1:16 है, क्योंकि इसमें शायद आंसर मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कितना आया 1:16 आया। ठीक है, और ऐसा ही चौथे में भी यही रेशियो 4 दे रखा है, तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, ये दोनों गलत है। पीछे आंसर शायद मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बता दिया था कि पहली ऊर्जा बराबर हीलियम की दूसरी कक्षा की ऊर्जा बराबर लिथियम की तीसरी, बेरिलियम की चौथी, बोरोन की पांचवी, लगातार आगे से आगे जो है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अभी आपको क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो 14 एक बार रहने देना। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विभव से संबंधित है। देखो स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूं आपको 15 नंबर क्वेश्चन है ना। यदि किसी परमाणु का आयनन विभव 20 वोल्ट है, ठीक है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट, तो आपको ये बोला है कि उसका प्रथम उत्तेजन विभव क्या होगा। ठीक है, यानी आपको ये दे रखा है आयोनाइजेशन विभव क्या होता है, E अनंत माइनस E1, कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो E अनंत तो 0 हो गया, इसका मतलब E1 जो है वो कितना होगा अपने पास, E1 की वैल्यू आ जाएगी -20। क्लियर है। फिर आपको ये पूछा है तो उसका प्रथम उत्तेजन विभव, अब प्रथम उत्तेजन विभव है ना, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से आपको कहां लेके जाना है, प्रथम उत्तेजित अवस्था तक लेके जाना है, यानी आपको E2 माइनस E1 आपसे पूछा है। क्लियर है। तो अब पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा। अब E2 निकालने के लिए देखना जरा, E1 है और E1 के सापेक्ष E2 निकालना है, तो मैं लिखूंगा E1/E2 इज इक्वल टू, क्योंकि एक ही परमाणु तो Z तो क्या होगा समान होगा, नीचे आ जाएगा N1², ऊपर चला जाएगा N2²। ठीक है, तो E1 की वैल्यू दे रखी है -20, तो E2 की वैल्यू इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, N2² कितना 4, तो E2 आ जाएगा अपने पास कितना -5। ठीक है, यहां रख देते हैं वैल्यू, तो -5 -20 ये चीज मेरे को कैलकुलेट करनी है ना, E2 माइनस E1 ये तो हो गया ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 - 5 बराबर E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 बराबर कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है ना, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना। ये था क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास स्टेज सेकंड। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन जो है जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अभी कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्लास में डिस्कस हो चुका है, पहले बता चुका हूं भाई, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना, कि जैसे जैसे नाभिक से दूर चलते हैं क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल लगातार क्या होता है, घटता है। ठीक है, फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो सकता है, तो मैंने अभी टिक नहीं करवाया, अभी अपन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन आपको टिक करवाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चन टिक करवाएंगे। ठीक है, और फिर भी आपका कोई डाउट बाय द वे मान लो रह जाए, मैं ना करवा पाऊँ क्लास में, तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पर जो है वो कांटेक्ट कर ही रहे हैं, लगातार जो है वहाँ पर जुड़े रहें, आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये स्टेज जो है वो स्टेज सेकंड में और कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है जो आप नहीं कर पाओगे सारे। स्टेज थर्ड में तो मैंने कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था, स्टेज थर्ड में केवल एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया जो ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना,
फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो आपको पता ही है कि एनर्जी और लेमडा में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी जो है वो 1/λ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई और लेमडा का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में स्टेज फोर्थ, स्टेज थर्ड में तो और कोई क्वेश्चन था ही नहीं, स्टेज फोर्थ में एक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। स्टेज फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 14, 9 और 14 दोनों कर लेते हैं, स्टेज फोर्थ। तो आपको बोल रहा है दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 और 50 है, यानी E1 दे दिया कितना 25 और E2 दे दिया कितना 50, क्लियर। तो उनकी तरंग धैर्य अर्थात λ1 λ2 के बीच में, अरे भाई ये तो सिंपल सा है, E प्रोपोर्शनल 1/λ, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या बोलूंगा λ2 बाई λ1। E1 दे रखा है कितना 25 और ये दे रखा 50, तो λ2 बाई λ1, ठीक है ना। अब आपको इनमें रिलेशन पूछा है तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी क्या बोलूंगा 2λ2 इज इक्वल टू λ1, तो λ1 इज इक्वल टू 2λ2, कुछ ये रिलेशन आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट बहुत ही सीधा है, वो आपको दे रखा है 2.178 गुणा 10 की घात माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जूल। भाई ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, बाई एन, किसमें था, गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतने जूल के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ आप जो है ये वैल्यू पुट कर दो तो यही इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन क्या काम में आती है, ये इक्वेशन काम में आती है किसी भी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, और इसी से संबंधित जो है 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। तो ऐसे में सोचना कि ये इक्वेशन नहीं है, नहीं है, बस इसी को क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्जन है, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन स्टेज फोर्थ में शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी और किसी क्वेश्चन में, वैसे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है मैंने अभी टिक ही नहीं करवाया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जरूर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है, स्टेज फोर्थ क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको ये बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी कितनी है, यानी आईई आयोनाइजेशन। एंथैल्पी का मतलब जो है वो एनर्जी से ही होता है एक तरीके से, है ना, एनर्जी जो है वो इसको एंथैल्पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है या आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, तो बात एक ही है, कितनी दे रखी है 1.312 गुणा 10 की घात 6 जूल पर मोल दे रखी है ना, एक मोल के लिए इतनी है, ठीक है। अपन जो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं -13.6, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वो एक परमाणु के लिए आती है, जबकि ये जो है वो जूल पर मोल में है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से 2 में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अब नीचे ऑप्शन देखना जरा, ये भी जूल पर मोल में ही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कंपेयर करके निकाल सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब E अनंत माइनस E1 होता है, तो ये आपको दे रखा है कितना, इतना, ठीक है। और E अनंत की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -1.312 गुणा 10 की घात 6, तो E1 बाय E2 बराबर अपने पास हो जाएगा भाई N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है ये पूछा है 1 से 2 में उत्तेजित करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, दोनों की ऊर्जा अंतराल के बराबर, तो यानी क्या करूं, यहां से E2 निकाल लूं। E1 का मान तो दे रखा है कितना -1.312 गुणा 10 की घात 6, और E2 कैलकुलेट करना है, N1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, N2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां से क्या आ जाएगा E2, तो सिंपली E2 मेरे पास कितना है -1.312 गुणा 10 की घात 6/4, ये आ गया E2। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कितनी एनर्जी चाहिए, यानी E2 माइनस E1, ये आपको पूछा गया। तो E2 की वैल्यू आ गई, E1 की वैल्यू आ गई, घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा काम है। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है ना, कैलकुलेशन भी है थोड़ी सी, तो कैलकुलेशन तो मैं करूंगा नहीं, वो आपको करनी है, मैं केवल आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता देता हूं, एक्चुअल में आपको कैलकुलेट क्या करना है ना। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है अपना 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोल रहा है कि Cl2 में, ठीक है, क्लोरीन आबंधों के 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 242 किलो जूल पर मोल है, ये Cl2 है। Cl2 में क्या होता है भाई, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ऐसे 1 मोल को तोड़ने के लिए, ऐसे कितने
एक मोल को तोड़ने के लिए। एक मोल का मतलब कितने को तोड़ना है? एक मोल का मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। एक मोल का मतलब है ऐसे 6.02 गुणा 10 की घात 23 बंधों को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा कितनी ऊर्जा चाहिए भाई? ये ऊर्जा चाहिए 242 किलो का मतलब क्या हो गया? 10 की घात 3 जूल, ठीक है। तो इतने बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी है। तो एक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? 242 गुणा 10 की घात 3 और नीचे आ जाएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23 जूल। एक बंध को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बोल रहा है कि एक एकांकी क्लोरीन बंध को तोड़ने की क्षमता रखने वाले प्रकाश की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, है ना। कि एक बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है इससे संबंधित प्रकाश के फोटोन की तरंगदैर्घ्य आपसे पूछी है, यानी एनर्जी आपको दे दी। कितनी दे दी? 242 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, बट्टा 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये एनर्जी दे दी। और बोल रहा है कि इस एनर्जी से संबंधित वेवलेंथ क्या होगी? तो E बराबर अपने पास होता है भाई hc अपॉन लैम्डा, और लैम्डा पूछा है तो लैम्डा बराबर अपने पास आ जाएगा कितना? h का मान 6.6 गुणा 10 की घात -34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 डिवाइड बाई E इधर जाएगा तो 242 गुणा 10 की घात 3 और बाकी का सामान ऊपर 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये लो, ये लैम्डा का आंसर आएगा किसमें? मीटर में। आपको आंसर किस में पूछा है? नैनोमीटर में, तो कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा काम है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको देखो क्वेश्चन नंबर 35, ये बिल्कुल कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है कि इसकी ऊर्जा इतनी है, तो हीलियम की आयनन ऊर्जा दे रखी है, तो लिथियम की प्रथम स्थिर अवस्था यानी n बराबर 1 की ऊर्जा पूछी है, तो आप कर सकते हो, सिंपल सा काम है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का कंसेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद में करेंगे। फिर इसके बाद में और कोई क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 39 ये बिल्कुल कर सकते हो आप, ध्यान से पढ़ना, हो जाएगा, सिंपल सा काम है। और कोई क्वेश्चन आपको 43, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा का अर्धव्यास का मतलब क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा, तो निकाल ही सकते हो, r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई z, ठीक है। तो ये अपने पास जितने भी क्वेश्चन थे त्रिज्या, ऊर्जा और वेग से संबंधित, ठीक है, तो सारे अपन ने देख लिए। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपको क्या करना भाई, व्हाट्सएप करना है, तो आपके डाउट जो है वो सीएलसी बिल्कुल सॉल्व करेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, काफी टाइम हो गया, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, अगर आपको याद है तो मैं बता देता हूं कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन से संक्रमण, एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से संबंधित राशियां, ठीक है, अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे। ध्यान से देखना, क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से संबंधित राशियां, ये चीज अपन कैलकुलेट कर रहे थे, इस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से संबंधित राशियां पढ़ रहे थे। तो क्या चीज अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, याद कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना जरा। ये n1, ये n2, अपन ये मान के चलेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। इस फोटोन से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, ई पूछ सकता है आपको कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी कितनी होगी इस फोटोन की, एनर्जी अपने पास हो जाएगी क्या, En2 माइनस En1, दोनों की एनर्जी गैप के बराबर, है ना, दोनों की ऊर्जा अंतरालों के बराबर। तो यहाँ इसको डेल्टा ई भी अपन बोल सकते हैं। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -13.6 ऐसा कुछ था ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये डेल्टा ई का फॉर्मूला अपन ने देखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 13.6 है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। तो इससे संबंधित ई पूछ सकता है, इससे संबंधित वेवलेंथ पूछ सकता है, इससे संबंधित न्यू पूछ सकता है, इससे संबंधित न्यू बार पूछ सकता है, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या है, तरंगदैर्घ्य, और ये क्या है अपने पास, आवर्ती, और ये क्या है अपने पास, तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होती है, 1/λ। ये सारी चीजें आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो फॉर्मूला अपन ने जरूर निकाल लिया था, यहाँ पर 1/λ इज इक्वल टू क्या आया था भाई, याद करना, r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा अपने पास यहाँ पर क्या आया था भाई, फॉर्मूला आया था 1/λ का, तो यहाँ से 1/λ कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करेंगे लैम्डा निकालने के लिए, तो इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर को क्या बोला था, याद है तो अगर आपको, आर को अपन ने बोला था रिडबर्ग नियतांक, ठीक है ना। तो रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होता है, तो आर का मान होता है भाई 109/700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आर का मान होता है। या ये काम में नहीं लेना अपन को, ये डेटा काम में नहीं लेना अपन को, 1/r का ध्यान में रखना है, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अगर रखेंगे तो इस पे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए अपन जो है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू, याद करो क्या बताया था, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और ये क्या आया था 1/r z स्क्वायर। दिस वाज द और फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा। ये अपना सूत्र था लैम्डा के कैलकुलेशन के लिए। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो इतनी वेवलेंथ का फोटोन क्या करेगा भैया, एमिट करेगा, इतनी वेवलेंथ का फोटोन उसको उत्सर्जित करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां से 1/r z जो है वो आपको पता है प्रोटोनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया था, तो इससे रिलेटेड और बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है ना। या टॉपिक अपन को करना है तो ध्यान से देखना जरा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपन को सॉल्व करनी है। हाँ तो देखो, जो फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एक क्वेश्चन शायद अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखना जरा। यदि H+ में एक इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां डायरेक्टली आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखना जरा कि आपको ये बोला है कि दूसरी उत्तेजित अवस्था है ना, दूसरी उत्तेजित अवस्था 1 2 3। पहली उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब तो होता है n बराबर 1। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 2 और द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब n बराबर 3। तो इलेक्ट्रॉन अपना n बराबर 3 से कहां आ रहा है, n बराबर 1 में आ रहा है, ये इसका मतलब हुआ, 3 से 1 में आ रहा है। तो कितना फोटोन, कितनी वेवलेंथ का फोटोन जो है वो एमिट होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा बराबर क्या बताया था, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और यहाँ 1/r और साथ में z स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है, क्लियर। तो n1 और n2 की वैल्यू पुट करनी है, तो एक चीज ध्यान में रखना, n1 जो है वो हमेशा नीचे वाला होगा, n2 हमेशा ऊपर वाला होगा। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 1 का स्क्वायर 1, n2 स्क्वायर कितना 9, नीचे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 1/r का मान कितना है 912, ठीक है, 1/r, नीचे z स्क्वायर। तो हीलियम के लिए z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 4 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर ले, सिंपल सा काम है, 912 गुणा 9 32, और ये अपना आंसर आएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और देखो इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन अपना है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आपको ये बोल रखा है 1 2 3, ठीक है, ये कोई 3 एनर्जी लेवल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तो λ1 वेवलेंथ का फोटोन उत्सर्जित करता है, 2 से 1 में आता है तो λ2 वेवलेंथ का फोटोन उत्सर्जित करता है, और 3 से 1 में आता है डायरेक्टली तो λ3 वेवलेंथ का फोटोन जो है वो उत्सर्जित करता है। तो λ1, λ2, λ3 में संबंध बताइए, संबंध, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन है, λ1, λ2 और λ3 में क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हाइड्रोजन की बात अगर करें, ठीक है, तो ये कितना है 13.6, ये कितना है 3.4, और ये कितना है 1.51, ठीक। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों के डिफरेंस या इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, ये तो कितना होता है 10.2, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3.4 और 1.51 है, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 में से 5 1.89। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आया 1.89। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, पहले और तीसरे की डिफरेंस की बात करूं, तो ध्यान से देखना 13.6 और कितना 1.51, तो ये कितना आया 9 0 और ये 12.09। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12.09। ठीक है, तो अब आपको पूछ लिया कि ये वाली एनर्जी E1, ये वाली एनर्जी E2 और ये वाली एनर्जी E3, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं 1.89 और 10.2, तो ये कितना आ रहा है 12.09 के करीब ही तो आ रहा है। यानी अगर इसको E1 बोल दूं, इसको E2 बोल दूं, इसको E3 बोल दूं, तो E3 बराबर क्या आएगा E1 प्लस E2, ये एनर्जी का रिलेशन आएगा। क्लियर है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां आया, इससे रिलेटेड एनर्जी E1 है, इससे रिलेटेड एनर्जी E2 है और इससे रिलेटेड एनर्जी E3 है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन दो किन्हीं अवस्थाओं के बीच में या दो किन्हीं कक्षाओं में अगर संक्रमित होता है तो कितनी एनर्जी एमिट करता है, दोनों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो E1 E2 E3 में रिलेशन क्या आएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये रिलेशन आएगा। क्लियर है, तो E3 बराबर Hc अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस Hc अपॉन लैम्डा 2, ये कैंसिल हुआ, Hc कॉमन आया, क्या बचेगा अपने पास 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा 3 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू अपने पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 एलसीएम, ऊपर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, अपोजिट कर दो तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये रिलेशन आ गया किसमें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या फिर अगर मैं कहता हूं कि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ν1 है, इस प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी ν2 है और इस प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है ν3, ν1 ν2 ν3 में रिलेशन क्या होगा, तो एनर्जी का रिलेशन अपने पास है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा है तो H ν3 इज इक्वल टू H ν1 प्लस H ν2, H से H क्या हो गया कैंसिल कॉमन आके, तो ν3 बराबर क्या आ जाएगा ν1 प्लस ν2। ये अपने पास ν1 ν2 का और ν3 का रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछ सकता है। समझ गए बात को। एक और क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ से करते हैं, ध्यान से देखना जरा, एक और क्वेश्चन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको देगा निम्न में से किस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, निम्न में से किस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पहली बात तो फोटोन क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, N5 से N2, तीसरा है N4 से N1 और चौथा है N4 से N2। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 2 में, 4 से 1 में और 4 से 2 में, बोल रहा है कि कहाँ पर वेवलेंथ जो है वो अधिकतम होगी। ठीक है, या एक और ऑप्शन बना देता हूं, अगर आपको ऐसा लिख के दे दे 1 से N4। ठीक है, अब यहां देखो जरा कि ये वाला ऑप्शन तो कभी भी हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले ये चेक करना है, क्वेश्चन में आपको उत्सर्जित फोटोन पूछा है ना, उत्सर्जित यानी फोटोन रिलीज होना चाहिए, ना कि अवशोषित होना चाहिए। जबकि इस वाले संक्रमण में 1 से 4 में जाएगा तब तो फोटोन क्या होगा, अवशोषित होगा। इसका मतलब ये वाला तो केस हो ही नहीं सकता, ये वाला तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से 4 में जा रहा है तो अवशोषित हो रहा है, जबकि इसने अवशोषित नहीं पूछा है, इसने तो उत्सर्जित के बारे में पूछा है, इसलिए ये वाला तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है। अब इन 4 में से कोई एक ऑप्शन चेक करना है। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए एक कंसेप्ट है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए इसमें आपको ध्यान में रखना N1 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी नीचे वाली चीज जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, तो यहां पर देखो N1 की वैल्यू कितनी है 1,
यहाँ n1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ n1 की वैल्यू 1 और यहाँ n1 की वैल्यू 2। ठीक, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। अब इनमें जो है वो क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, n1 की वैल्यू मैक्सिमम। फिर सेकंड जो है n2 की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, n2 शुड बी मिनिमम। तो n2 की वैल्यू देखो जरा, इसमें n2 की वैल्यू कितनी है 4 और इसमें n2 की वैल्यू कितनी है 5। मिनिमम कहाँ है इसमें, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। यहां जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जाएगा ना तो क्या होगा, अपने पास उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। समझ गए बात को। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछ लेता, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य ना, उत्सर्जित की बात कर रहा हूं, ये जरूर पढ़ लेना उत्सर्जित फोटोन है कि अवशोषित फोटोन है, क्योंकि अगर अवशोषित हुआ तो n1 और n2 में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान रखना उत्सर्जित फोटोन के लिए बात कर रहा हूं। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछे तो n1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी मिनिमम, और n2 की वैल्यू आपको क्या चेक करनी है मैक्सिमम। ठीक है ना, कि अगर n1 सेम आ जाए तो n2 चेक करो। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा सा अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा, और ये फॉर्मूला जो है, अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर भी ये फॉर्मूला बार बार काम में आएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है चैप्टर का वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है, हिंदी में भी इसको स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है, तो पहले तो इसको ध्यान से देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम बेसिकली किसको बोलेंगे, है ना। तो क्या है कि भाई अपने पास जैसे बचपन में अपन ने पढ़ा है कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, श्वेत प्रकाश। तो व्हाइट लाइट को अपन क्या करवाएं, किसी प्रिज्म से पास करवाएं। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक प्रिज्म है, तो किसी भी प्रिज्म से पास करवाएं। तो जैसे ही आप इसको प्रिज्म से पास करवाओगे तो क्या होगा, ये अपने 7 कलर में टूट जाएगा। व्हाइट लाइट जो है 7 कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है, ये 7 कलर हो गए, 7 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक में क्या कर दूं, स्क्रीन लगा दूं, एक कोई पर्दा लगा दूं, है ना, तो क्या होगा, इस कलर पर, इस पर्दे पर आपको कुछ इस तरीके से 7 कलर जो है वो दिखेंगे विबज्योर। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे अपन, या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैम्डा जो है वो क्या होगी, लगातार इंक्रीज होगी। याद करो मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम बताया था। तो स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली क्या बताया था, स्पेक्ट्रम का होता है कि अगर अलग अलग तरीके की वेवलेंथ को अपन क्या करें, अलग अलग तरीके की जो तरंगे हैं उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो पैटर्न अपन को मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बिल्कुल यही है कि जितने भी वेवलेंथ है ना, व्हाइट लाइट है तो इसमें सारी वेवलेंथ क्या होगी, मिक्स होगी, सातों वेवलेंथ क्या होगी, मिक्स होगी। और जैसे ही आप इसको प्रिज्म से पास करोगे तो सातों वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और वेवलेंथ का क्या बताया था मैंने, 400 से लेके 750 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये मैंने आपको रेंज बताई थी, इसकी वेवलेंथ की रेंज बताई थी। तो सारी वेवलेंथ क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, तो पर्दे पर आपको 7 कलर जो है वो क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे कि रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष में 7 कलर अपन को दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रिज्म से पास करवाने के बाद भी 7 कलर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक वेवलेंथ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा, लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। और पर्दे पर मिलने वाला ये डायग्राम जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जो डायग्राम मिलता है अपन को स्क्रीन पर, पर्दे पर जो डायग्राम मिलता है उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है बल्कि पर्दे पर मिलने वाला एक डायग्राम होता है, एक फोटो होती है, एक तस्वीर होती है जो आपको स्क्रीन। और इस फोटो में होता क्या है, इस तस्वीर में होता क्या है, इस तस्वीर में जो है वो अलग अलग वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो जो अपने को डायग्राम मिलता है वेवलेंथ का उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, एक चीज अपन ने बचपन में पढ़ी होगी कि भाई जब भी प्रकाश जो है या जब भी कोई तरंग जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है ना, इसका तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो रहा है, वायु से जो है वो ये ग्लास में एंटर कर रही है, तो एक विरल माध्यम से सघन में एंटर कर रही है, फिर सघन से वापस से किस में आ गई, विरल में। तो क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ है, ये तरंगे जो है इनका क्या होगा, विचलन होगा। और विचलन जो है वो क्या होता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसका लैम्डा ज्यादा होता है, लैम्डा ज्यादा जिसका होता है उसका विचलन ज्यादा होता है, विचलन ज्यादा होता है। ठीक है, जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका विचलन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका लैम्डा, सॉरी मैं ज्यादा बोल गया,
कम बोल गया, उल्टा बोल गया, जिसका लैम्डा कम होता है, वापस से देखो, जिसका लैम्डा कम होता है उसका विचलन ज्यादा होता है। वॉयलेट का लैम्डा सबसे क्या होता है, कम होता है, तो इसका विचलन इसके पाथ से सबसे ज्यादा, यानी कि जो वॉयलेट बैंगनी कलर की जो तरंग दैर्घ्य है ये क्या होगी, अपने पथ से सबसे ज्यादा मुड़ेगी। और जिसका लैम्डा कम होता है उसके लिए तो मैंने बोला विचलन ज्यादा, और जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका विचलन क्या होता है, कम होता है, विचलन कम होता है। इसलिए सबका जो है, क्योंकि सबके लिए वेवलेंथ अलग अलग है, तो इसलिए सबके लिए विचलन का मान क्या होगा, अलग अलग, और इसी विचलन के कारण ये सातों कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो लाल कलर के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका विचलन जो है वो सबसे कम होता है। इसलिए भाई जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है ना, या जितने भी वार्निंग वाली लाइट होती है ना, तो वो सारी की सारी जो है वो कौन से कलर से बनाई जाती है, रेड। सिग्नल जितने भी होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई रेड कलर का डेविएशन, विचलन जो है वो सबसे कम होता है, तो दूर से ही दिखाई दे जाता है, ठीक है ना, उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है दूर से ही। इसलिए रेड कलर जो है उसी से सिग्नल बनाए जाते हैं, जितने भी वार्निंग लाइट्स होती है वो सारी रेड कलर की होती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास बेसिकली एक स्पेक्ट्रम के बारे में आप बोल सकते हो कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग वेवलेंथ को अगर अपन क्या करें, लैम्डा के या अलग अलग तरंगों को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो जो पैटर्न अपन को मिलता है, जो फोटो अपन को मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो है बेसिकली अपने पास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। क्यों बनता, क्यों है स्पेक्ट्रम, क्योंकि प्रत्येक लैम्डा के लिए विचलन जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लैम्डा जितना ज्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो इसलिए जैसे ही आप इसको प्रिज्म में से, है ना, एक माध्यम में से पास करवाओगे तो क्या हो जाएगी, सारी वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम अपन बोलते हैं, है ना। अब देखो जरा स्पेक्ट्रम के प्रकार अपन को पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम के प्रकार, स्पेक्ट्रम के प्रकार, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम के प्रकार जो है, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये डेफिनेशन तो अपन ने देख ली। अब कितने प्रकार का होता है स्पेक्ट्रम, कौन कौन से प्रकार का होता है, अपन को कौन कौन से स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। और इनको वापस से कैसे अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ये सारी बातें जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा आपको आज के लिए कोई काम नहीं करना है, क्योंकि पहले अपन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में आपको काम देंगे, आज आपको काम नहीं देंगे। हो सकता है कि आपने जो मैंने मॉड्यूल्स डिस्कस करवाया है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई डाउट रह जाए तो वो आप से देखें एक बार, ठीक है, और वो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। तो कल का अपना टॉपिक क्या रहेगा, स्पेक्ट्रम के प्रकार। यहाँ से अपन कल की क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो लिखा है फाइनल वही होगा, तो एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ना। अगर किसी लाइन में डाउट है उसको अंडरलाइन करके आप फोटो क्लिक करके जो है व्हाट्सएप करो, आपका डाउट जो है सीएलसी बिल्कुल सॉल्व करेगी। तो इसके बाद में जो है बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।